पंडित राम स्नेही एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने कस्बे के बाहर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे 2 बिस्वा जगह लेकर अपने एक छोटा सा घर बना लिया था। घर बनाने के बाद उनकी लगभग 1 बिस्वा जगह अभी भी खाली पड़ी हुई थी, जिसे पैसों के अभाव में उन्हें अभी तक घेरा भी नहीं था। मुख्य सड़क पर शहरीकरण की तरफ बढ़ती रही इस बस्ती में जमीन के भाव अब आसमान छूने लगे थे। निसंतान पंडित जी पेंशन के पैसों से किसी तरह अपना गुजारा बसर कर रहे थे और अर्थभाव की वजह से वह अपनी बची हुई जमीन का उपभोग करने पाने में असमर्थ थे। उनकी खाली पड़ी जमीन के बगल में कालू कबाड़ी ने कबाड़ खरीदने बेचने की दुकान खोल ली थी। उसकी छोटी सी जगह उसके लिए अपर्याप्त थी। वह पंडित जी से पूछकर कुछ सामान उनकी जगह में या कायदा रखने लगा। उसका व्यापार और बढ़ा और एक दिन ऐसा भी आया जब लगने लगा कि पंडित जी की जगह के बिना उसका एक दिन भी काम नहीं चल सकता। कालू कबाड़ी बड़ा कईया इंसान था, मृदुभाषी तो था ही। वह अपने इसी मीठी वाणी के चलते उसके कई सिपाहियों से जान पहचान हो गई थी और उन्हीं ही शय पर वह बेखौफ होकर कोई भी चोरी की वस्तु अपनी मनचाही कीमत पर खरीद कर कई गुना मुनाफा कमा लेता। उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर होती गई थी और इसी के साथ उसके मन में बढ़ता गया लालच और बेईमानी का अवगुण। अब उसकी नज़र पंडित जी की जगह पर अटक गई। वह उसे किसी भी तरह हासिल करने की फिराक में लगा गया। बढ़ती महंगाई में गुजारे के लिए पेंशन की रकम पंडित जी को अपर्याप्त लगने लगी थी। सो धर्मपत्नी की सलाह पर उन्होंने वह खाली पड़ी ज़मीन बेचने का निश्चय कर लिया। मंशा थी कि उसे बेचकर लगभग 20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, जिसे बैंक में जमा करके उससे मिलने वाले ब्याज से गुजारा आसानी से हो जाएगा। वह जगह कालू कबाड़ी के लिए सबसे अधिक उपयोगी थी, यह वो जानता था। सो उन्होंने सबसे पहले उसे ही बात करना आवश्यक समझा। उनकी बात सुनकर कालू ठेके लगाकर हंस पड़ा और बोला, जी पंडित जी, वह जगह अब तुम्हारी है ही कहाँ जो तुम बेचना चाहते हो। दुनिया जानती है कि वह जगह कई सालों से मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें किराया भी देता हूँ। किराया अधिनियम के मुताबिक अब वह जगह मेरी है और सिर्फ तुमने अपने किराए के हकदार हो। पंडित जी सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए बोले, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात कभी की ही नहीं, फिर तुम किराएदार कैसे बन गए। मुस्कुराते हुए कल्लू कबाड़ी ने मेज की दराज से एक फ़ाइल निकाली जिसमें उसके नाम से हर महीने 200 रुपये भेजने की रसीद थी। उन्हें दिखाते हुए कल्लू ने बताया, ये देखो, हर महीने तुम्हारे नियमित रूप से 200 रुपये भेजता हूँ बतौर किराए के, लेकिन तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते और वापस लौटा देते हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है। पंडित जी समझ गया कि कालू कबाड़ी ने डाके के साथ मिलकर उनके साथ षड्यंत्र किया है और अपना समूह लेकर वापस अपने घर को आ गए। सारी बात पता चलने पर उनकी धर्मपत्नी आपे से बाहर हो गई और कालू कबाड़ी को कोसते हुए उसे बुरा भला कहते हुए उसने अपनी खाली ज़मीन में पड़े कबाड़े को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कालू ने उन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया, लेकिन पट्टाइन का रौद्र रूप देखकर वह भी सहम गया और फिर अचानक उसने सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अपने एक परिचित सिपाही को तुरंत आने का निवेदन करके उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि जबरदस्ती पट्टाइन को उस जगह से निकाल बाहर फेंक दो। पंडित जी भी उसके साथ ही थे। नौकर ने पट्टाइन को धकेल कर जगह से बाहर करना चाहा। यहीं पंडित जी अपना आपा खो बैठे और वहीं पर एक लकड़ी लेकर आदमी पर टूट पड़े, लेकिन बूढ़ी हड्डी आखिर उनके हट्टे कट्टे मजदूरों को क्या बिगाड़ लेती। और फिर जब मजदूरों ने जवाबी हमला किया तो उन्होंने दिन में तारे नजर आने लगे। पंडित जी और पट्टाइन को मार मार कर कल्लू के आदमियों ने घसीट कर उनके घर के सामने फेंक दिया। तब तक कल्लू का परिचित सिपाही विजय आ गया। कल्लू ने उसे सारी बात सही सही बताते हुए उसे मदद करने का निवेदन किया। सुनकर विजय मुस्कुराया, बोला, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं हूँ ना, वह पंडित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा वह खुद ही कानून के जाल में इस कदर फंस जाएगा कि तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा और गिड़गिड़ाएगा। बस तुम मेरा ध्यान रखना। अंतिम वाक्य कहते हुए कुटिलता से मुस्कुराया। उसका हाथ दबाकर उसे आश्वस्त करते हुए कल्लू ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस ये बताओ अब मुझे क्या करना है। वो तो है, और मुझे बेईमानी करके जगाओगे भी कहाँ। मुझे पता है कि तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। कहने के साथ ही विजय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। अब तो मेरा कमाल देखो, ये पंडित पट्टाइन भी जिंदगी भर याद रखेंगे किससे पंगा ले लिया। कहने के साथ ही विजय ने वहीं पड़ी एक लकड़ी उठाकर समीप ही काम कर रहे एक नौकर के सिर पे दे मारा। उसका प्रहार अप्रत्याशित और मारने का अंदाज ऐसा अचूक कि उस नौकर के सिर से खून की धारा फूट पड़ी। पल भर में उसकी गर्दन से होकर बहते हुए रक्त उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई। इसके बाद विजय वहीं नहीं रुका, बल्कि उसने 2-3 लकड़ी उसके पीठ पर और शरीर के अन्य हिस्से पर दे मारा। वह नौकर खहरा कर कह रहा था बेबसी से, अपने कल्लू तो कभी विजय को देखता रहा,
विजय ने इशारा कर कल्लू ने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखकर उसके घाव को दबाते हुए खून का प्रवाह रोकने का प्रयास किया और प्रवाह कम होने पर उसने अपना रुमाल उसके जख्म पर कसकर बांध दिया। इसके बाद विजय ने कल्लू से मुखबित होकर कहा, अब इस नौकर को लेकर थाने जाओ और जैसा कहता हूँ वहाँ जाकर वैसे ही शिकायत दर्ज करवाओ। आगे मैं सब देखता लूँगा। कहने के बाद विजय ने कल्लू के साथ ही उस जख्मी नौकर को भी सब अच्छी तरह समझा दिया और थाने रवाना कर दिया। थाने पहुंचकर कल्लू ने अपने रसूख का फ़ायदा उठाते हुए पंडित और पंडिताइन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जमीन विवाद में नौकर पर जानलेवा हमला करने की झूठी शिकायत थाने में दर्ज कर ली गई। दूसरे दिन सुबह की गुनगुनी धूप में पंडित जी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर नित्य की भांति अखबार पढ़ रहे थे और पंडिताइन रसोई में नाश्ते में इस्तेमाल हुए बर्तन मांजकर भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। दो सिपाही आए और पंडित जी से पूछा, पंडित राम स्नेही आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, कहिए क्या काम है? अखबार पर से नज़र हटाते हुए पंडित जी ने जवाब दिया, आपके खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तफ्तीश के लिए हमें आपको ले जाने आए हैं। चलिए हमारे साथ। साथ आए हुए दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, नामजद रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? मामला क्या है? सुनते ही पंडित जी हड़बड़ा उठे थे। सीधे साधे पंडित जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका पाला कभी पुलिस थाने अथवा कोर्ट कचहरी से नहीं पड़ा था, सो उनका डर जाना स्वाभाविक भी था। पंडित जी ये सब तो हम नहीं जानते, आप थाने चलिए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। बाहर से आ रही बातचीत की आवाज़ सुनकर पंडिताइन बाहर आ गई और रपट की बात सुनते ही बिफर पड़ी। सिपाहियों के मना करने के बावजूद भी वह भी पहुंच गई थाने उनके पीछे पीछे। थाने पहुंचकर पंडित जी को पूरी बात पता चली और वो समझ गया कि कल्लू ने उनके झूठे केस में फंसा दिया है। पुलिस के मुताबिक कल्लू के पास चश्मदीद गवाह भी है, जिन्हें उन्हें नौकर को बुरी तरह पीटते हुए देखा है। उस नौकर को डॉक्टरी मुआयना करके प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पंडित जी के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला बनता है, जिसे दर्ज कर लिया गया है। जिस नौकर के नाम से मामला दर्ज किया गया था वह भी थाने में ही मौजूद था और अपना माला दिखाए हुए लिखे हुई रिपोर्ट को सही ठहरा रहा था। अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी से पंडिताइन आपा खो बैठती है और लगी अनाप शनाप बकले। सामने बैठे अफसर को भी खरी खोटी सुनाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। किसी का लिहाज किए बिना वह जोर जोर से गरज रही थी, अरे तुम सब हरामी हो, तुम सब मिलकर इन्हें फंसा रहे हो। ईश्वर से डरो, झूठ का साथ मत दो, क्योंकि सच कभी हार नहीं सकता। अरे अपने दिमाग लगा और सोचो, अगर हमें किसी की हड्डी ही तोड़नी होती तो उस कमीने कल्लू की हड्डी नहीं तोड़ते। इस बेचारे गरीब नौकर ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जबकि डरले सहमे पंडित जी कतार निगाहों से सामने बैठे अफसर को खुद के बेगुनाह होने का यकीन दिलाने का असफल प्रयास कर रहे थे। बाहर अधिक चीख पुकार से त्रस्त थाना इंचार्ज दरोगा विनोद शर्मा जी बाहर निकले और जैसे ही उनकी नज़र पंडित राम स्नेही पर पड़ी, एक पल को वह ठिके और फिर अगले ही पल आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करते हुए बोले, पंडित जी पाए लागू, मुझे पहचाना? अचानक हुए इस बदलाव से अचरज में डूबे पंडित जी अपना चश्मा पोंछकर फिर से लगाते दरोगा को देखने लगे और पहचानने का प्रयास करने लगे। उन्हें असमंजस में देखकर विनोद मुस्कुराया, बोला, पंडित जी भूल गए आप? एक दिन होमवर्क ना करने के लाने पर आपने मुझे मुर्गा बनाया था। विनोद शर्मा नाम है मेरा। अच्छा विनोद, अरे इतने बड़े हो गए हो, सच में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। खुशी से भाव विवश होते हुए पंडित जी ने उन पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अचानक जैसे दरोगा विनोद का कुछ भान हुआ तो उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया, आपसे मिलकर बड़ी खुश हुई पंडित जी, लेकिन आप यहाँ, आप जैसे सीधे साधे इंसान का यहाँ थाने में क्या काम? संक्षेप में अपनी आप बीती सुनाते हुए पंडित जी की आंखें डबडबा आई थी। ज़मीन लेकर घर बनाने से लेकर कल्लू को बाड़ी वाले के साथ कल हुई बहस तक पूरा वाकया उन्होंने सही सही दरोगा के सामने बयां कर दिया। पूरी दास्तां सुनने के बाद विनोद ने सरसरी नज़र पंडित जी के खिलाफ लिखी नामजद रिपोर्ट पर डाली और पूरा माजरा समझ गए। पंडित जी को आश्वस्त करते हुए उन्होंने उस अफसर को निर्देश दिया और बताया कि पंडित जी को इंसाफ अवश्य मिलना चाहिए और खुद कुछ सिपाही को लेकर वह थाने से बाहर चले गए। विनोद को बाहर जाते देख पंडित जी ने सोचने लगे, खुद तो कुछ किया नहीं, झूठा आश्वासन देकर चला गया। विचित्र कलयुग चेला है, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। विनोद के निर्देश के मुताबिक थाने में मौजूद अफसर ने कल्लू के उस जख्मी नौकर को अपने पास बुलाया और बगल में बैठे पंडित को देखकर कड़कदार आवाज़ में पूछा, बता तुम्हें इन्होंने ही मारा है? जी साहब। सिपाही विजय के निर्देश के मुताबिक वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उस अफसर ने उसे बड़े प्यार से पूछा, देख तू अगर इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो अभी बता दे, फ़ायदे में रहेगा
और अगर कहीं सच और झूठ का पता हमने लगा लिया ना बेटा, झूठी रिपोर्ट लिखने के इल्ज़ाम में तू लंबा जाएगा, सोच ले। अब एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सच क्या है? साहब बताया तो आपको, सच वही है जो रिपोर्ट में लिखवाया है। मैं झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाऊंगा? कहते हुए अभी रुका ही था कि अफसर ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसकी आंखों के सामने तारे नाच उठे। अफसर इतने पर नहीं रुके, अपनी कुर्सी से उठकर अपना डंडा सहेजते हुए उसकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वह डंडा उसकी पीठ चलाते हुए नौकर उठकर अफसर के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए माफ़ करने देने की गुहार करने लगा। कुछ देर बाद उसने कल्लू कबाड़ी और सिपाही विजय की मिली भगत की बात बताते हुए पूरा वाक्य बयां कर दिया और खुद को बेगुनाह बताकर छोड़ देने की विनती करने लगा। अफसर के चेहरे पर अब संतोष की रेखा थी। पूरे वाक्य देखकर पंडित जी व पंडिताइन की अब जान में जान आई। कुछ देर बाद विनोद भी थाने में आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं बल्कि कल्लू भी उसके साथ था, हाथों में लगी हथकड़ी के साथ। उसे कमरे में फर्श पर धकेल कर बैठते हुए विनोद ने एक दूसरे अफसर को बुलाकर कल्लू के यहाँ से बरामद चोरी के सामानों की सूची थमाते हुए उससे कहा, इस आदमी के खिलाफ चोरी का सामान खरीदने, बेचने व उन्हें रखने के साथ संबंधित चोरियों में लिप्त होने की प्राथमिकता दर्ज कराओ और कार्रवाई में इस सूची के अनुसार सामान की बरामदगी दिखाओ। बरामद सामानों से लदा ट्रक आने ही वाला है। पत्रकार बंधुओं को बुला लो और सारा मामला सार्वजनिक कर लो, इससे पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी नेता के फ़ोन इसे बचाने के लिए आ जाए। जल्दी करो। निर्देश के मुताबिक वह अफसर विनोद को सलूट कर तुरंत अपने काम पर लग गया। अब विनोद ने पहले वाले अफसर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उसका इशारा समझकर उस अफसर ने कल्लू के नौकर को स्वीकारोक्त के बारे में उसे बता दिया। यह सुनकर मुस्कुराते हुए विनोद दूसरे अफसर के पास पहुंचा, जो उसके निर्देश के मुताबिक प्राथमिकता लिख रहा था। उसे रोकते हुए बोला, अब तो इनके खिलाफ कई और मामले दर्ज होने हैं। एक काम करो, इस प्राथमिकता के बाद इनके खिलाफ पंडित जी की जगह पर जबरन अवैध कब्जा करने, उन्हें धमकाने, उनसे गाली गलौज करने, मारपीट करने व उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखने का मामला दर्ज करो। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक मामला दर्ज करो। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और पुलिस प्रशासन का जो समय जाया करने का। सिपाही विजय को लाइन हाजिर किया जाए और उसके खिलाफ भी पंडित जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने व कल्लू के गुनाह में सह आरोपी होने की प्राथमिकता दर्ज की जाए। तब तक पहला अफसर उनके पास आ गया। विनोद के चुप होते ही बोला, सर, इस आदमी का क्या करना है? उनका इशारा उस जख्मी नौकर की तरफ था। विनोद उठकर जमीन पर बैठा, उस नौकर के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन ज़रा सोचो, तुम्हारी झूठी रिपोर्ट से निर्दोष पंडित जी पर क्या बीती है। गुनाह के साथ देने वाला उतना ही दोषी होता है जितना गुनहगार। माना कि तुम मजबूर थे, लेकिन सच का साथ देने के लिए तुम यहाँ आकर तो सच बोल सकते थे। भूल हो गई साहब, कहते हुए विनोद के पैरों में गिर पड़ा। उसे नसीहत देते हुए विनोद ने उसे छोड़ दिया। अब चैन की सांस लेते हुए विनोद ने पंडित जी और पंडिताइन की खूब आवभगत की और उन्होंने ससम्मान अपनी गाड़ी से उनके घर तक छोड़ आया। विनोद की कार्रवाई से संतुष्ट रास्ते पर पंडित जी कल्लू के बारे में सोचते रहे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब उसे अपनी औकात और गलती का एहसास हो रहा होगा। अच्छा हुआ थाने का इंचार्ज अपने ही चेला निकला और ईश्वर की कृपा से मिल गया। जैसे को तैसा। सच है, देर है पर अंधेर नहीं। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।